अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. The chapter which we are going to study today is consumer, producers and the efficiency of the market, and the chapter number is 7. So first of all, let's start the chapter. First we have to revisit the market equilibrium. कि market equilibrium में हमने क्या पढ़ा था. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बेनिफिट्स की बात करेंगे. वो बेनिफिट्स जो कि कंज्यूमर्स को होते हैं, जो सरप्लस क्रिएट होता है, उनकी शेप में सरप्लस किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से वो बेनिफिशियल होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. बेसिकली हमने क्या बात करनी है कि कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं, और जो कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सरप्लस. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे और उस बेनिफिट को जो दोनों का होगा उससे हमारी मार्केट को किस तरह से बेनिफिट मिलता है. So basically we have to answer that, do the equilibrium price and the quantity maximize the total welfare or benefit of the buyers and the sellers. हमने ये बात करनी है कि जो इक्विलिब्रियम होता है मार्केट में, जहाँ पे हमें मैक्सिमम क्वांटिटी मिलती है और इक्विलिब्रियम प्राइस मिलती है, वहाँ पे क्या मैक्सिमम होता है बायर्स का और सेलर का बेनिफिट जो होता है, या उनको जो वेलफेयर मिलता है, वेलफेयर होता है उनकी वेलबींग, कितने खुशहाल हैं वो. ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम से हमें ये पता चलता है कि मार्केट्स किस तरह से एलोकेट करती हैं, मीन्स के डिस्ट्रीब्यूट करती हैं स्कैर्स रिसोर्सेज. ठीक है, जो हमारे महदूद ज़राए हैं उनको किस तरह से वो एलोकेट करती हैं, मीन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. ठीक है, सो मार्केट इक्विलिब्रियम रिफ्लेक्ट्स द वे मार्केट्स एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज. और फिर हमने ये देखना है कि ये एलोकेशन जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन रिसोर्सेज की, वो डिज़ायरेबल है या हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, इसको हम लोग देखेंगे. और ये जो क्वेश्चन है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसको आंसर किया जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से. अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, अब उसको हम लोग देखेंगे. ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट इकोनॉमिक वेलबींग. कि मुआशी हमारी वेलबींग जो है उसको किस तरह से जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इफेक्ट करती है. ठीक है, जितने ज़्यादा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी हेल्दी होगी, यानी कि इकोनॉमिक वेलबींग होगी. ठीक है बच्चों, अब मार्केट क्या होती है. मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ बायर एंड सेलर्स. ठीक है, जहाँ पे बायर्स और सेलर इकट्ठे एक जगह पे मौजूद होते हैं उसको मार्केट बोलते हैं. अब हमने ये देखना है कि मार्केट से बेनिफिट होता है बायर्स को और सेलर्स को. मार्केट में पार्टिसिपेट करने से बायर्स और सेलर्स को फ़ायदा होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. यानी कि बायर्स एंड सेलर्स रिसीव बेनिफिट फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन मार्केट. अमूमन ये कहा जाता है कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं दोनों का ही बेनिफिट होता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने पे. ठीक है बच्चों, और जैसे कि हमने बात की, ये इक्विलिब्रियम जो है ये मैक्सिमाइज करता है. ठीक है, किसको, बायर्स का और सेलर्स का जो बेनिफिट होता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने पे, जो है उनको जो बेनिफिट मिलता है वो मैक्सिमम कब होता है, सबसे ज़्यादा कब होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम पे जब होती है. ठीक है बच्चों, so the equilibrium in a market maximizes the total welfare or benefits of the buyers and sellers. और एक कंपेटिटिव मार्केट जो होती है वो कहा जाता है कि वो बेस्ट आउटकम होती है सोसाइटी के लिए, जिससे टोटल जो है बेनिफिट, टोटल सरप्लस या टोटल वेलफेयर जो है उसको मैक्सिमम किया जा सकता है. कंपेटिटिव मार्केट वो होती है जहाँ पे ज़्यादा सारे बायर्स हों और ज़्यादा सारे सेलर्स हों. टोटल बेनिफिट वो होता है कंज्यूमर का बेनिफिट और प्रोड्यूसर का बेनिफिट. कंज्यूमर का बेनिफिट प्लस प्रोड्यूसर बेनिफिट इज नोन एज टोटल बेनिफिट. बेचने वाले को कितना फायदा हो रहा है और खरीदने वाले को कितना फायदा हो रहा है, वो टोटल वेलफेयर होता है या टोटल बेनिफिट होता है या टोटल सरप्लस होता है. ठीक है बच्चों, सो इन द वेलफेयर इकोनॉमिक्स, equilibrium in the market results in maximum benefits and therefore maximum total benefits or the welfare for both the consumers and the producer of the product. जैसे कि हमें पता है इक्विलिब्रियम जो होता है मार्केट का, उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल होते हैं. सो इसकी वजह से मैक्सिमम टोटल बेनिफिट जो होते हैं वो दोनों को हासिल होते हैं, कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी. कंज्यूमर कौन होता है, बायर, खरीदने वाला जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है, और प्रोड्यूसर क्या होता है, चीज़ प्रोड्यूस करने वाला यानी कि सेलर. अब टोटल सरप्लस क्या होता है या टोटल वेलफेयर क्या होता है, इट्स अ सम ऑफ टू मेजर्स ऑफ दीज गेन्स, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस प्लस
प्रोड्यूसर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, इस पे बारी बारी हम लोग बात करेंगे। कंज्यूमर सरप्लस, पहले आपको ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि कंज्यूमर सरप्लस वो है जो कंज्यूमर को फायदा होता है, और कंज्यूमर कौन है, बायर, खरीदने वाले का फायदा। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, वो फायदा जो कि प्रोड्यूसर को होता है, और प्रोड्यूसर कौन है, सेलर। सो कंज्यूमर सरप्लस मेजर्स इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम द बायर साइड, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मेजर्स इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम द सेलर साइड। प्रोड्यूसर होगा तो सेलर साइड का सरप्लस मेजर करेगा, तो वो क्या है, बायर साइड। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की, कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि विलिंगनेस टू पे क्या होती है। विलिंगनेस टू पे ये चीज होती है बच्चों के, वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट है जो कि बायर पे करना चाहता है या कर सकता है। विलिंगनेस टू पे इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ बायर विल पे फॉर अ गुड। वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि बायर किसी गुड को परचेज करने के लिए विलिंग है कि वो इतनी मैक्सिमम अमाउंट परचेज कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि विलिंगनेस टू पे क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट जो कि बायर पे करना चाह रहा है किसी गुड को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी परचेज करनी है और आप मैक्सिमम कहते हो कि मैक्सिमम मुझे 10 लाख के अंदर अंदर गाड़ी चाहिए, तो ये 10 लाख क्या है, ये विलिंगनेस टू पे है, इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट विच यू वांट टू पे फॉर अ गुड। और इससे हमें क्या पता चलता है कि कितनी वैल्यू जो है वो बायर असाइन कर रहा है उस चीज को जिसको वो परचेज करना चाह रहा है, ठीक है। अब प्राइस जो होती है इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सो इट मेजर्स हाउ मच द बायर वैल्यूज द गुड्स और सर्विसेज। जो वो गुड या सर्विस वो परचेज करना चाह रहा है उसको कितनी जो है वो वैल्यू कर रहा है असाइन। सो कंज्यूमर सरप्लस इज द विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड, ठीक है। जो विलिंगनेस टू पे है, जितनी मैक्सिमम अमाउंट आप पे करना चाह रहे हैं, माइनस द अमाउंट द बायर एक्चुअली पेज फॉर इट, ठीक है। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है, बायर्स विलिंगनेस टू पे यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी वो पे करना चाह रहा है, माइनस द अमाउंट बायर एक्चुअली पे, असल में कितनी पे करता है उसको उसमें से निकाल देंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। इसको आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल स्लाइड पे नहीं लिखी हुई, इसलिए गौर से सुनिएगा जी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है, और आप विलिंग हो कि आप 10 लाख रुपया पे कर सकते हो, यानी कि 10 लाख तक की आपको कोई गाड़ी मिल जाए, ठीक है। आपने कोई स्पेसिफिकेशन भी मुकर्रर की होगी आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको वैगन आर चाहिए, आप कहते हो कि मुझे 10 लाख तक की वैगन आर जो है अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो मैं परचेज कर लूंगा। अब ये 10 लाख मैक्सिमम आपने जो अमाउंट फिक्स की है, ये क्या है, विलिंगनेस टू पे। आप 10 लाख विलिंग हो के आप पे करोगे। अच्छा, गाड़ी आपको मिल जाती है 9 लाख की, वही स्पेसिफिकेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है फायदे में, आपको 9 लाख की गाड़ी मिल गई। आपको 9 लाख की मिल गई, आपने बजट रखा हुआ था 10 लाख का, 9 लाख 10 में से निकाल दिया तो बाकी 1 लाख। अब 1 लाख का आपको क्या हुआ, बेनिफिट। विलिंगनेस टू पे क्या थी, 10 लाख, और एक्चुअली आपने कितनी पे की, 9 लाख, ठीक है। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 लाख। अब ये 1 लाख ये है क्या, कंज्यूमर सरप्लस। ये है कंज्यूमर सरप्लस जो आपको बचत हो गई। आपने तो 10 लाख का बजट रखा हुआ था गाड़ी के लिए, लेकिन आपको 1 लाख का फायदा हो गया, ठीक है बच्चों। आप गाड़ी खरीदने वाले थे, आपने गाड़ी खरीदनी थी, इसलिए आप कंज्यूमर हो, इसलिए जो फायदा आपको हुआ है वो कंज्यूमर सरप्लस है, यानी कि कंज्यूमर बेनिफिट। और कंज्यूमर का या बायर का जो ग्राफ होता है, हमें पता है कि डिमांड कर्व होता है, ठीक है। डिमांड कर्व जो है वो बायर का जो है कर्व शो करता है, ठीक है। कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वो डिमांड करेगा, वो कहाँ पे हमें शो होगी, द मार्केट डिमांड कर्व डिपिक्ट्स मींस शो द वेरियस क्वांटिटी दैट द बायर विलिंग टू वुड बी विलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। इसको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने ये याद रखना है कि कंज्यूमर सरप्लस में कंज्यूमर का ग्राफ जो होता है वो डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व से हमें पता चलता है कि क्वांटिटी कितनी थी डिमांडेड और प्राइस क्या थी उसके अगेंस्ट, ठीक है बच्चों। सो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो मैक्सिमम प्राइस जो कंज्यूमर पे करना चाह रहा था उसमें से माइनस हमने कर देनी है जो एक्चुअली प्राइस उसने पे की, तो बाकी जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस between the maximum price a consumer is willing to pay and the price she actually has to pay is the consumer surplus.
अब हम इसको एक ग्राफ से जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। फिलहाल हम लोग कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू सी टेबल नंबर 1, 4 पॉसिबल बायर्स विलिंगनेस टू पे। अब 4 बायर्स की हमें विलिंगनेस शो की जाएंगी कि 4 बायर्स हैं हमारे पास और चारों की विलिंगनेस टू पे क्या है। विलिंगनेस टू पे मीन मैक्सिमम अमाउंट कितनी वो पे करना चाह रहे हैं। स्क्रीन पे देखिएगा, ये हमारे पास बायर्स हैं, जॉन, पॉल, जॉर्ज एंड रिंगो। जॉन कितना विलिंग कर रहा है कि वो $100 पे करेगा। पॉल का कितना है $80, वो कह रहा है कि मैंने इससे ज्यादा पे नहीं करना, ठीक है। और जॉर्ज क्या कह रहा है $70, ठीक है। एंड रिंगो $50, वो कहता है मैंने $50 से पे नहीं करना। हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस टू पे को शो कर रहा है। नाउ वी नीड टू ड्रॉ डिमांड स्केड्यूल एंड द डिमांड कर्व। अब डिमांड स्केड्यूल बनेगा, हम लोग ब्रैकेट्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे कितने लोग हैं जो कि $50 और उससे लेस पे करना चाह रहे हैं, उसमें तो ये सारे आ जाएंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, मोर देन $100 कोई भी पे नहीं करना चाह रहा। $80 to $100 जॉन आ जाएगा, ठीक है। $70 to $80 जॉन एंड पॉल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी दो लोग खरीदेंगे, 2 क्वांटिटीज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल गाड़ी की बात कर लेते हैं, या क्या करें, डोजन एग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। डोजन एक्स की एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि ये लोग वो खरीदना चाह रहे हैं। अब 50 से लेके 70 तक कितने लोग होंगे, जॉन, पॉल और जॉर्ज तीनों कहेंगे कि हमें इस रेंज में मिल रहा है तो हम तीनों ले लेते हैं, ठीक है। अब 50 और उससे लेस में चारों आ जाएंगे, क्योंकि इतनी कीमत जो चारों ही पे करना चाह रहे हैं। इवन जो जॉन है वो तो $100 भी डोजन एग के लिए यानी कि दर्जन अंडों के लिए पे करना चाह रहा था। अब ये बन गया हमारे पास डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल हमने कहा था जो कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एक टेबल की फॉर्म में डिमांड और प्राइस शो की हुई है, ठीक है बच्चों। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, डिमांड कर्व किस तरह से हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे प्राइस आ गई, प्राइस ऑफ, अगर हम लोग एग्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइस ऑफ डोजन एग्स आ जाएगी। अगर इस एग्जांपल में हम लोग यूज कर लेते हैं एल्बम, ठीक है, फोटो एल्बम वो खरीदना चाह रहे हैं तो फोटो एल्बम की प्राइस हम लोग फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हम लोग परचेज करने जा रहे हैं फोटो एल्बम। सो प्राइस ऑफ द एल्बम एंड द क्वांटिटी ऑफ द एल्बम्स, ठीक है बच्चों। ये क्वांटिटीज आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे हम लोग देखते हैं क्वांटिटीज। ये इस तरह से ग्राफ जो है हम लोग बना लेते हैं इसको पहले। अच्छा, अब ये ग्राफ कैसे बना है, डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, हम लोग देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, 4 क्वांटिटीज पे, 4 एल्बम्स पे हम लोगों ने बात की थी कि 4 लोग खरीदेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 4 पे क्या थी हमारे पास, रिंगोज विलिंगनेस टू पे थी, ठीक है। वो कितना विलिंग है पे करने को, 50 प्राइस पे, ठीक है। 50 की प्राइस पे रिंगोज की विलिंगनेस आ गई। फिर उसके बाद अगर ऊपर चलते जाएं 70 पे आएगी जॉर्ज की विलिंगनेस टू पे, ठीक है। 70 पे जॉर्ज खरीदना चाह रहा था। 80 पे पॉल्स विलिंगनेस टू पे, ठीक है। और ऊपर $100 पे जॉहन्स विलिंगनेस टू पे। इस तरह से हम लोगों ने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये स्टेयर्स की शेप में इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ सरप्लस निकालना है। वैसे ये उसी तरह से स्ट्रेट ही ड्रॉ होगा जब हम लोग सरप्लस निकालेंगे। अब ये तो बन गया ग्राफ। अब हमने सरप्लस किस तरह से निकालना है वो देखिएगा, उसी तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ आ गया हमारे पास और सबसे पहले ये क्वांटिटीज हम लोगों ने लिख ली और प्राइसेस आ गई। अब हमने देखना है पहली लैडर जो है, पहली सीढ़ी जो है, स्टेयर पहली जो बनी हुई है 100 से 80 तक, ये किसका सरप्लस होगा, ये कंज्यूमर सरप्लस जॉहन का है, क्योंकि वो $100 पे करने को विलिंग था। अगर उसको 80 की चीज मिल जाती है, ठीक है, 80 की चीज अगर उसको मिल जाती है लेकिन वो पे करना चाह रहा था $100 और 80 और 100 का डिफरेंस $20 है, तो वो ये वाला पोर्शन है। ये पोर्शन क्या होगा, सरप्लस होगा कंज्यूमर का यानी जॉहन का। इसी तरह सबका निकलता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम निकालेंगे दूसरे का। मैंने अलग अलग सबके ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये वैसे एक ही ग्राफ पे भी आपको समझाया जा सकता था, लेकिन मैं अलग अलग आपको शो कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले हमने जॉहन की बात की, अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा हमारे पास कौन था, पॉल। अब पॉल का कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास 10 आ रहा है। किस तरह से देखिएगा, दोबारा बैक कर रही हूँ। अच्छा, पहले हमारे पास यहां से था 100 से 80 तक किसका, जॉहन का सरप्लस। अब 70 अगर प्राइस होती है, 70 प्राइस पे जॉहन का तो और सरप्लस बढ़ गया, उसको तो और फायदा हो गया, यानी कि उसको तो $30 का फायदा हो गया क्योंकि वो 100 पे करना चाह रहा था। अब ये सारा यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, ये ब्लू एरिया, ये जॉहन का सरप्लस ही रहेगा। अब आगे वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये $10 का, ये किसका हो जाएगा, पॉल का, ठीक है। ये जॉहन का सरप्लस है ब्लू, अगेन देखिएगा ये ब्लू जॉहन सरप्लस है।
ये डार्क ब्लू जो है ये किसका सरप्लस है? पॉल का सरप्लस, ठीक है। और पॉल का और जॉन का सरप्लस ऐड कर दें दोनों का, तो ये क्या बन जाएगा? टोटल कंज्यूमर सरप्लस विच इज $40, 30 जॉन का और 10 किसका? पॉल का। टोटल कितना हो गया? $40। $40 टोटल है, और किस प्राइस पे है? प्राइस 70 पे, ठीक है। टोटल कंज्यूमर सरप्लस 40 ऑन प्राइस इज इक्वल टू 70। प्राइस कितनी? 70, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये कैलकुलेट किया गया। अब बात जो यहाँ पे गौर तलब है वो ये है, हमने ये देखना है कि डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस के ऊपर। दोबारा से आपको ग्राफ दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के नीचे और ये प्राइस 70 थी, 70 से ऊपर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। सो कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस मेजर्स द कंज्यूमर सरप्लस इन द मार्केट, ठीक है बच्चों। ये चीज आपने याद रखनी है। अब ये पुराना ग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिमांड कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है, इस तरह हम लोग ड्रॉ करते थे स्ट्रेट, ठीक है। इससे भी आपको समझा देती हूँ। आपने बेसिकली यहाँ से ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वो डिटेल में आपको इसलिए बताया है ताकि आपको क्लियर हो किस तरह से दोनों का होता है और कौन कौन सा पोर्शन कितना किसका होता है, क्या होता है। हो सकता है कि आपको ग्राफ बना आ जाए जॉन और पॉल का, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से पॉल का पोर्शन कितना है और जॉन का कितना है, और टोटल एरो बना हो कि टोटल दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये ग्राफ देखिएगा, ये डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ किया है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जहाँ पे Q1 और P1 आ रहा है, ठीक है। अब इस प्राइस पे हमने Q1 क्वांटिटी, P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी जो है हमने परचेज कर ली, ठीक है। हम इसके लिए प्राइस विलिंग थे कि हम लोग प्राइस इसके लिए कितनी पे करेंगे। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट ए, स्क्रीन पे देखिएगा पॉइंट ए। ये पॉइंट ए जो है ये हम लोग विलिंग थे कि हम लोग इसकी प्राइस इतनी पे करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने प्राइस एक्चुअल कितनी पे की? P1। So difference from the P1 to point A is known as consumer surplus। किस तरह से? क्योंकि ये एरिया डिमांड कर्व के नीचे है और प्राइस वाली लाइन से ऊपर है। ये प्राइस जितनी हमने पे की इससे ऊपर, और ये हमारा ग्राफ जो है इससे नीचे। ये सारा एरिया हम लोग पे करना चाह रहे थे, लेकिन हमें ये हो गई बचत। यानी कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये स्क्रीन पे आपके पास पॉइंट बी शो हो रहा है, ठीक है। और अभी पॉइंट ड्रॉ करूंगी, ये देखें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये तीनों पॉइंट जो हैं ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस। यही मैंने आपको बताया कि ये क्या डिनोट कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है बच्चों। अब क्लियर हो गया। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ग्राफ है हमें अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है, ठीक है, और कंज्यूमर सरप्लस क्या किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। डिमांड कर्व के नीचे और प्राइस के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है बच्चों। अभी जो मैंने आपको बताया उसको देखिएगा, दोबारा ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करने जा रही हूँ ताकि आपको पता चले प्राइस 2 के साथ किस तरह से होगा। ये देखिएगा, अभी हमने ये ए बी सी ये पॉइंट ड्रॉ किए थे, ये ग्राफ बनाया था, और ये हमारा इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस था। अब क्या हुआ कि हमने प्राइस 2 पे की, प्राइस 2 पे यानी कि और कम, ठीक है। और ये प्राइस 2 पे आने की वजह से हमारे पास पॉइंट कौन से आ गए? डी ई एफ। अगेन शो कर रही हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा, DEF, ये न्यू पॉइंट आए हैं हमारे पास। और अब ये क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो ब्लू हो रहा है, इसको गौर से देखिएगा, ये पोर्शन जो ब्लू हो रहा है BDEC, ये वाला ब्लू पोर्शन क्या है? एडिशन हुई है सरप्लस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जोहन का इनिशियल सरप्लस था, ये दोबारा प्राइस जब नीचे चली गई तो उसको और फायदा हुआ, तो ये जोहन का फायदा है, ठीक है, जो जोहन को उसमें इंक्रीज हुआ और उसको बेनिफिट हुआ। क्वांटिटी कितनी पे? क्वांटिटी 1 पे ही, ठीक है। क्वांटिटी 1 पे ही अगर प्राइस 2 पे आ जाती है तो जोहन का क्या बन जाता है? ये एड अप एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस टू द इनिशियल कंज्यूमर, ठीक है बच्चों। अब हमने ये देखना है, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, यानी कि ये वाला डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या है? ये है कंज्यूमर सरप्लस टू न्यू कंज्यूमर। जो वो स्टेयर्स वाली हमने ग्राफ देखा था उसमें पॉल का जो न्यू कंज्यूमर का जो सरप्लस शो हुआ था, ये वो डार्क ब्लू है। किस तरह से ये बनता है? ये इस तरह से बनता है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है ताकि आपको क्लियर हो कि क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस। सो व्हाट डज कंज्यूमर सरप्लस मेजर? अब हमें ये पता होना चाहिए ये जो कंज्यूमर सरप्लस है ये मेजर क्या करता है।
अब कंज्यूमर सरप्लस मेजर क्या करता है? कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है? विलिंगनेस टू बाय माइनस व्हाट बायर एक्चुअली पेज। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस मेजर करता है वो बेनिफिट जो कि कंज्यूमर को होता है। स्क्रीन पे देखिएगा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट दैट द बायर्स आर विलिंग टू बाय फॉर अ गुड माइनस द अमाउंट दे एक्चुअली पेड फॉर इट। इतनी तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। मेजर्स द बेनिफिट, की वो बेनिफिट मेजर करता है जो कि किसको होता है? कंज्यूमर को। सो मेजर्स द बेनिफिट दैट बायर्स रिसीव, ठीक है। कंज्यूमर मीन बायर्स रिसीव फ्रॉम अ गुड एज द बायर देमसेल्फ परसीव इट। जो परसीव किया होता है उन्होंने, ठीक है, इमेजिन किया होता है, या जो वो देख रहे होते हैं, वो जो वो खुद परसीव कर रहे होते हैं कि हमें इतना बेनिफिट हो गया। मैंने एक 10 लाख रुपया गाड़ी खरीदने के लिए रखा हुआ था, लेकिन गाड़ी मुझे 9 लाख में मिल गई, तो 10 में से 9 लाख मेरे चले गए, बाकी 1 लाख का मुझे अभी भी फायदा हो गया, मैं फायदे में रहा हूँ। सो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है, वो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को, बायर को, वो किसके थ्रू मेजर होती है? कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू। यानी कि द एक्स्ट्रा वैल्यू और द यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन सेटिस्फैक्शन, कितना वो पुरस्कून होता है, अ कंज्यूमर गेट्स व्हेन द गुड्स मार्केट प्राइस इज बिलो व्हाट शी वुड बी विलिंग टू पे फॉर द गुड। जो वो विलिंग था कि वो पे कर सकता है, करना चाह रहा है गाड़ी के लिए, फॉर एग्जांपल कोई सा भी गुड हो सकता है, लेकिन उसको मार्केट प्राइस जो है वो बिलो मिलती है, कम मिलती है जो उसने एक्सपेक्ट किया होता है, जो वो विलिंग था कि मैं इतने पे भी ले लूंगा। सो वो एक्स्ट्रा वैल्यू या यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिलती है, वो किसके थ्रू मेजर होती है? कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, हमें ये समझने की जरूरत है। कंज्यूमर सरप्लस अगर हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी उससे मिलता जुलता है, यानी कि उसके थोड़ा ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये वो अमाउंट होगी जो प्रोड्यूसर या सेलर रिसीव करता है, और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट, जो उसने चीज बेची उसकी कीमत उसको कितनी पड़ी थी, उसमें से निकाल देंगे। तो जो पीछे मुनाफा बचता है, जो पीछे मुनाफा बचता है, वो क्या है? वो है प्रोड्यूसर का या सेलर का सरप्लस या बेनिफिट। सो स्क्रीन पे देखिएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट अ सेलर रिसीव फॉर अ गुड माइनस द सेलर्स कॉस्ट। इसको भी समझने के लिए एग्जांपल दूंगी आपको, ताकि आपके बात जो है जहन में वो रह जाए। अब वो गाड़ी वाली एग्जांपल ही समझिएगा, मैं आपको उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर, एक सेलर है, ठीक है, बेचने वाला है, उसके पास एक गाड़ी है जो कि उसने 8 लाख की खरीदी थी। अब वो उसको सेल करना चाहता है, ठीक है। गाड़ी उसकी बिक जाती है 10 लाख की, खरीदी उसने कितनी थी? 8 लाख की, यानी कि उसको उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 8 लाख। बिक कितने की गई? 10 लाख की। अब 2 लाख मुनाफा हो गया ना, ठीक है। 8 लाख की थी, 10 लाख की बिक गई, 2 लाख जो मुनाफा है, ये क्या है? ये बेनिफिट है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, जो प्रोड्यूसर को फायदा हुआ है। ये वो अमाउंट है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगी। और 10 लाख वो अमाउंट है जो कि प्रोड्यूसर ने रिसीव किया। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट अ सेलर रिसीव, यानी कि 10 लाख जो उसने रिसीव किया फॉर अ गुड, गाड़ी के लिए, माइनस द सेलर्स कॉस्ट, सेलर को कॉस्ट उसकी कितनी पड़ी थी? 8 लाख। अब प्रोड्यूसर सरप्लस किसका फायदा और नुकसान गिन रहा है, मेजर कर रहा है? प्रोड्यूसर का, यानी कि सेलर का। सो इट मेजर्स द बेनिफिट टू द सेलर्स पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट, जो कि मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेलर, उनका फायदा ये मेजर कर रहा है। सो प्रोड्यूसर सरप्लस बेसिकली क्या है? इज द डिफरेंस इन द प्राइस चार्ज, जो प्राइस उसने चार्ज की, एंड द प्राइस अ सेलर कुड सेल फॉर बेस्ड ऑन कॉस्ट। यानी कि इन शॉर्ट इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस इन द प्राइस चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ दैट गुड माइनस द कॉस्ट ऑफ दैट गुड, ठीक है बच्चों। अब इसको हम मजीद आगे डिटेल में देखेंगे, कॉस्ट ऑफ 4 पॉसिबल सेलर्स। अब 4 सेलर्स की तरह ही इसका हम ग्राफ देखेंगे। सेलर कौन कौन से हैं? मैरी, फ्रीडा, जॉर्जिया एंड ग्रैंडमा, ठीक है। अब मैरी को कॉस्ट कितनी पड़ी है? $900, ठीक है। फ्रीडा की कितनी है? $100, और जॉर्जिया 600। एंड ये टेबल है, ठीक है, 4 पॉसिबल सेलर्स का, कि उनको कॉस्ट कितनी कितनी पड़ी, ठीक है। ये क्यों आपको दिखाया जा रहा है? क्योंकि अब इसका भी हम लोग ग्राफ या कर्व जो है वो ड्रॉ कर, सप्लाई कर्व टू मेजर प्रोड्यूसर सरप्लस। अब हम लोग कर्व के थ्रू जो है प्रोड्यूसर सरप्लस को मेजर।
Just as consumer surplus is related to the demand curve, producer surplus is closely related to the supply curve. अब हम यहाँ पे producer surplus में supply curve की बात करेंगे क्योंकि seller है, ठीक है. सो सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व, ठीक है, उसकी बात होगी. ये हमारे पास डिमांड सप्लाई स्केड्यूल आ गया, ठीक है. सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल मीन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन. इसमें भी हम लोगों ने उसी तरह ब्रैकेट्स बना लेनी है. $900 किसको प्राइस पड़ी थी और मोर, इसमें ये चारों आ जाएंगे, ठीक है. हम लोग पहले 0 से स्टार्ट करते हैं. लेस देन $500 कोई भी नहीं था, ठीक है. 500 to 600 ग्रैंडमा थी, ठीक है, उनका प्राइस ग्राफ आ रहा था. फिर 600 to 800 में हमारे पास दो लोग आए थे, जॉर्जिया एंड ग्रैंडमा, ठीक है. ग्रैंडमा भी 500 से अबव डॉलर कह रही थी कि मैं प्राइस हो तो उसको कर लूंगी. इसके अलावा 800 to 900, ठीक है, उसमें फ्रीडा भी आ गई, जॉर्जिया भी आ गई, ग्रैंडमा भी आ गई, ठीक है. फिर प्राइस हमारे पास जब आई $900 और मोर, उसमें मैरी, फ्रीडा, जॉर्जिया एंड ग्रैंडमा चारों आ गए, ठीक है बच्चों. इसमें इस तरह से क्यों है ये देखिएगा. प्राइस जब कम थी, ठीक है, क्वांटिटी भी कम थी, ठीक है. अब प्राइस जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है उतने में सारे सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है. अब ग्रैंडमा ने क्या कहा था कि 500 का भी मेरी चीज अगर बिकती है तो मैं 500 की भी बेच दूंगी. कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो. यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हाउस पेंटिंग की. ग्रैंडमा ने ये बात की थी कि हाउस पेंटिंग मैं करके दे दूंगी $500 में भी. इससे ज्यादा तो जितना मर्जी आप ग्रैंडमा को पे कर दें, वो खुश होकर ले लेगी. $900 पे तो वो सारे के सारे आ गया, मैरी, फ्रीडा, जॉर्जिया, ग्रैंडमा, ठीक है. और जॉर्जिया ने क्या कहा था कि मैं तो $600 से कम पे हाउस पेंटिंग करके नहीं दूंगा, ठीक है. इसमें ग्रैंडमा भी इंक्लूड होंगे क्योंकि ग्रैंडमा ने कहा था 500 या 500 से अबव पे मैं पेंटिंग कर दूंगी. इसी तरह 800 to 900 में डिफरेंट आ गए. ये इस तरह से इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती गई, ठीक है. आई होप कि ये क्वांटिटी स्केड्यूल जो है, क्वांटिटी सप्लाई का जो स्केड्यूल है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ये ग्राफ देखिएगा स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है. लेफ्ट साइड पे प्राइसिंग आ गई, ठीक है, पेंटिंग की, और ये क्वांटिटी आ गई. अब यहाँ पे देखिएगा 500 पे किसने कहा था? ग्रैंडमा ने, ठीक है. 600 पे किसने कहा था? जॉर्जिया ने कॉस्ट, ठीक है. ये फ्रीडा की कॉस्ट थी 800. इसने कहा था कि मुझे 800 कॉस्ट पड़ रही है, 800 या 800 से अबव अगर मुझे मिलता है तो मैं पेंटिंग बना दूंगा, ठीक है. मैरी की कॉस्ट कितनी थी? $900 इसने कहा था, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इसका किस तरह से ड्रॉ करना है. अब बेसिकली यहाँ पे हम सप्लाई कर्व यूज कर रहे हैं टू मेजर द प्रोड्यूसर सरप्लस. सो द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व मेजर द प्रोड्यूसर सरप्लस इन द मार्केट. यहाँ पे क्या होगा? जो एरिया प्राइस के बिलो होगा एंड अबव होगा सप्लाई कर्व के, वो क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस. किस तरह से? यहाँ पे देखिएगा. अब ग्रैंडमा की कॉस्ट जो है वो ये है, ठीक है. अगर यहाँ पे आता है प्राइस, ये सेट होती है 600, तो बच्चों ये वाला जो एरिया है, ग्राफ के ऊपर वाला और प्राइस के नीचे वाला, सप्लाई कर्व के ऊपर वाला और ग्राफ के नीचे वाला, ये वाला एरिया 500 से 600 के दरमियान, ये 100 जो है ये ग्रैंडमा का क्या होगा? सरप्लस. कि वो 500 पे भी विलिंग थी, लेकिन अगर 600 उसको मिल जाती है तो ये क्या है? उसका सरप्लस. अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो. यही बात जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये देखिएगा डॉटेड लाइन शो हो रही है. ये अब हमें क्या बताने जा रहा है? ये किसका सरप्लस है बच्चों? ये देखिए, इसका कलर भी मैंने चेंज किया है, ठीक है. ये ग्रैंडमा का प्रोड्यूसर सरप्लस है जो कि $100 है, ठीक है. अंडरस्टैंड बच्चों. इसके बाद दोबारा से ये ड्रॉ करते हैं. अब मैंने दो लाइनें ड्रॉ की हैं, ग्रैंडमा का भी और उससे ऊपर जॉर्जिया जी. अब देखिएगा, दोबारा से बैक करती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड में हो गया था. अब देखिएगा, अच्छा 600 तक हमने बात की थी, ग्रैंडमा का वो है सरप्लस, ठीक है. अब दो लाइनें ड्रॉ हो रही हैं. सबसे पहले जो कलर्ड एरिया उसको देखिएगा अभी तक का. अच्छा 500 ग्रैंडमा ने कहा था, ठीक है, मैं एक उस पर पेंटिंग बना दूंगी. अब अगर उसी के जिसको कॉस्ट 500 मिल रही थी ग्रैंडमा को, उसी पेंटिंग की अगर प्राइस लग जाती है $800, तो ग्रैंडमा को कितना फायदा होगा? यही क्वांटिटी इसको ऊपर ले जाएंगे, ये इतना एरिया 500 से लेके 800 तक का, ये 5, 6, 7, 8, $300 का जो सरप्लस है वो ग्रैंडमा का है. अब ये क्या है? ग्रैंडमा का प्रोड्यूसर सरप्लस है $300, ठीक है. अब ये वाला पोर्शन देखिएगा जो डार्क पर्पल कलर का है,
ये किसका है? जॉर्जिया का प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि 200 है। यानी कि जॉर्जिया विलिंग था 600 पे, लेकिन उसने कितने पे कर दिया? उसको मिल गई पेंटिंग कि आप 800 पे हमें बना दो, हम आपको 800 पे करेंगे। तो ये जो 200 का सरप्लस है ये किसका है? जॉर्जिया का। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम एडअप कर दें, जॉर्जिया और ग्रैंडमा, तो ये क्या बन जाएगा? टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस विच इज 500। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होता है। अब एक सिंपल सप्लाई कर्व के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ। ये हमने पहले ड्रॉ कर ली P1 एंड P2, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट्स मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिए, A, B एंड C। अब ये ट्राइंगल जो है हमें क्या बता रहा है? ये प्रोड्यूसर सरप्लस है जो कि प्राइस सेट हुई है P1 के नीचे वाला एरिया और सप्लाई कर्व के ऊपर वाला। प्रोड्यूसर सरप्लस में हमेशा सप्लाई कर्व के ऊपर वाला एरिया आएगा और प्राइस के नीचे वाला आएगा, जबकि कंज्यूमर सरप्लस में ऑपोजिट था, उसमें प्राइस के ऊपर वाला और डिमांड कर्व के नीचे वाला एरिया होता था। और यहाँ पे ABC कौन सा एरिया है? कर्व के ऊपर और प्राइस के नीचे, यानी कि ये है प्रोड्यूसर सरप्लस जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, असल आपने यही वाला ग्राफ याद रखना है कि आपको अंडरस्टैंडिंग